Good morning and Jai Hind, students. Today we will study the contingent part of valence shell electron pair repulsion theory. Its postulate have been taught to you. We are moving ahead of that point. The largest contribution of valence shell electron pair repulsion theory is to give the idea of the shape of the molecules. And what is the guiding thing in valence shell electron pair repulsion theory? What is the basic idea that gives the shapes of the molecules? Once again, we will discuss that thing. Here, lone pair repulsion. Lone pair repulsion. Repulsion is bigger than lone pair bond pair repulsion, and this is bigger than bond pair repulsion. bond pair repulsion. यहाँ जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी है और मॉलिक्यूलर शेप देने और समझाने में कामयाब हुई। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, कहां से इस मॉलिक्यूलर शेप को हम समझते हैं? उसका मेन सिद्धांत यह है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो लार्जेस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन उससे कम है और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम है। और ये जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। इनके डिफरेंट होने से ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कई दो प्रकार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बनते हैं। पहला आपको आएगा रेगुलर स्ट्रक्चर याद। तो रेगुलर स्ट्रक्चर तब बनता है जब एक ही प्रकार का फोर्स इसमें काम करे, एक ही प्रकार का रिपल्सन इसमें काम करे। जैसे अब हम लोग रेगुलर स्ट्रक्चर में अगर बॉन्ड पेयर के बीच का ही रिपल्सन काम कर रहा है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका रेगुलर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग CH4 को उठाते हैं, CH4, तो इसमें जितने भी इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो इस तरीका से हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कार्बन टेट्रा वैलेंट एटम में अपने 4 बॉन्ड को बनाए हुए है और इसमें केवल बॉन्ड पेयर ही उपस्थित है, लोन पेयर इसमें नहीं है। तो लोन पेयर के ना होने की वजह से रिपल्सन क्या है, यूनिफॉर्म रिपल्सन आपको मिलेगा। यहाँ जो रिपल्सन मिलता है वो यूनिफॉर्म रिपल्सन मिलता है, यूनिफॉर्म रिपल्सन। अब यूनिफॉर्म रिपल्सन होता है इसलिए बॉन्ड्स जो है एक दूसरे को मैक्सिमम दूरी पर लेके जाते हैं, लेकिन कहीं कमी और कहीं ज्यादा नहीं होता। तो इस स्थिति पर जो एंगल बनता है, बॉन्ड एंगल जो यहां बनेगा, ये बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनता है। अगर इसमें लोन पेयर आ जाए तो ये स्ट्रक्चर जो है अपने आप को बदल देगा। जैसे हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म रिपल्सन आया तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बना, या स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहां स्ट्रक्चर बनता है आपका टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल जो है एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, इसको हमको ध्यान में रखना। ये टेट्राहेड्रल रेगुलर स्ट्रक्चर है और रेगुलर स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि बॉन्ड पेयर ही यहां उपस्थित है और बॉन्ड पेयर रिपल्सन ऑलवेज बराबर होगा एक दूसरे के। तो बराबर होने की वजह से इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो इक्वल हो जाता है और स्ट्रक्चर हमको रेगुलर मिल जाता है। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हैं जो हमारा इररेगुलर स्ट्रक्चर है। ये इररेगुलर स्ट्रक्चर है। इररेगुलर स्ट्रक्चर तभी आपको मिलेगा जब इसमें कोई डिफरेंट फोर्स काम करे। जैसे अगर हम लोग अमोनिया को लेते हैं, NH3 को लेते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर NH3, यहाँ लोन पेयर ऑलरेडी उपस्थित है। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ।
इसके बाद से आपका एक लोन पेयर यहाँ उपस्थित है। ये लोन पेयर क्या करेगा, समझने की चीज है कि ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का एक रिपल्सन यहाँ काम कर रहा है, रिपल्सन काम कर रहा है, और एक रिपल्सन यहाँ इस जगह पर काम कर रहा है, ये रिपल्सन। तो इस जगह का जो रिपल्सन है, मान लीजिए इसको हम r डैश से दिखाते हैं और रिपल्सन r को दिखाते हैं, तो यही रिपल्सन यहाँ होगा, ये भी r ही होगा, और यहाँ जो रिपल्सन आ जाएगा फिर आपको इस जगह पर r डैश का रिपल्सन होगा। अब आपको मालूम है कि r डैश इज व्हाट बिगर देन r डैश जो है r से बिगर है। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो फिजिक्स में आप जानते हैं कि अनबैलेंस फोर्स क्या काम करता है, अनबैलेंस फोर्स कॉजेस एक्सीलरेशन। ये फिजिक्स का एक सिद्धांत है कि अनबैलेंस फोर्स कॉजेस एक्सीलरेशन। अनबैलेंस फोर्स जो है एक्सीलरेशन कॉज करेगा। तो यहां जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आप को 3D में, तो इस जगह पर इसके सापेक्ष अगर इसको हम ध्यान में रखें तो ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा और यहां का बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, और उसी अनुपात में यहां के बॉन्ड एंगल्स आपको छोटे हो जाएंगे। CNH3 को हम यहां लिखा, तो ये बॉन्ड एंगल छोटा होगा, ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो बॉन्ड एंगल यहाँ, ये स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अगर NH3 को हम लोग दिख रहे हैं जिस रूप में दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। ये थियोरेटिकल चीज है, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें फोर्स के दो प्रकार मिल गए। अब फोर्स का वो दो प्रकार क्या है, एक तो आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का फोर्स है जो बड़ा है, और बॉन्ड पेयर के बीच का फोर्स है जो आपका छोटा है, जिसके वजह से यहां रिपल्सन ज्यादा है और यहां रिपल्सन कम है। तो इस जगह पर जो टेट्राहेड्रल एंगल आपका होता है 109 डिग्री 28 मिनट, तो टेट्राहेड्रल का एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ये एंगल जो यहां बन रही है, इस ये एंगल क्या हो, ऑलवेज, यहां मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। इससे ये हमेशा कम होगा। अब ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिपल्सन ज्यादा काम कर रहा है इस इलाके में और यहाँ रिपल्सन कम काम कर रहा है। इस वजह से यहाँ जो हम लोग चीजों को देख रहे हैं इस जगह पर, तो ये एंगल आपको 109 डिग्री 28 का नहीं होगा। तो अमोनिया में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर देखते हैं, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बनेगा। और कहने का ये अभिप्राय है कि ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म फोर्स के अंतर्गत एक्सीलरेशन पैदा नहीं हो रहा। इसमें फोर्स दो प्रकार के हैं, एक बड़ा फोर्स है, एक छोटा फोर्स है, इसलिए एक्सीलरेशन की डिग्री अलग अलग हो जा रही है। और यहां जो एंगल बनता है अमोनिया में वो 107 डिग्री 98 का ये आपको बनता है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसे हम लोग काउंट करते हैं। और ahead of that we can see, अब ये स्ट्रक्चर होगा क्या, ये स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है, इसलिए टेट्राहेड्रल न करके हम लोग इसको कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है जो डिस्टॉर्टेड फिगर है किसका, टेट्राहेड्रल का। तो इस प्रकार से भी मैंने आपको दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स दिखाए जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के रिकमेंडेशन पर बनता है। अगर फोर्स यूनिफॉर्म है तो आपको रेगुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, अगर फॉर्म यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस जगह पर इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और उनके अपने एक अलग नाम होंगे। तो आगे अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, फिर बाद में इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। तो सेक्शन 1 जो स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है वो रेगुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। अब यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो रेगुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर स्ट्रक्चर, अब ये रेगुलर स्ट्रक्चर कैसे पैदा होगा ये हमको जानना है।
तो रेगुलर स्ट्रक्चर तभी पैदा होगा जब यूनिफॉर्म फोर्सेस जनरेट होंगे। यूनिफॉर्म फोर्सेस। अब यूनिफॉर्म फोर्सेस अगर जनरेट होता है तो ये कैसा फोर्स होगा? बॉन्ड बनना ही बनना है, लोन पेयर हो ना हो। लोन पेयर होगा तो समस्या दूसरी हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या होगा, केवल बॉन्ड पेयर फोर्स मिलेगा आपको। बॉन्ड पेयर फोर्स मिलेगा। तो बॉन्ड पेयर फोर्सेस इसमें आपको मिलेंगे। और लोन पेयर क्या होगा? इसमें लोन पेयर नहीं होगा। नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। अब इसे आप ध्यान में रखिए कि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। अगर लोन पेयर हो गया तो ऐसी स्थिति में फोर्सेस यूनिफॉर्म नहीं रह जाएंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स होगा और फिर एंगल बड़ा छोटा होने लगेगा। जब बड़ा छोटा होने लगेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा? डिस्टॉर्ट कर जाएगा, विरूपित हो जाएगा और एक नया स्ट्रक्चर बनने लगेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली यूनिफॉर्म फोर्स को पढ़ते हैं जिसमें एक ही प्रकार का फोर्स काम कर रहा है, जो बॉन्ड पेयर फोर्स है, इसलिए ये फोर्स यूनिफॉर्म है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट बॉन्ड का होगा वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड होगा। तो यहां से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली चीज पढ़ते हैं इसमें। जैसे वेरी फर्स्ट कंपाउंड हम लोग पढ़ने का प्रयास करें तो फर्स्ट कंपाउंड इसमें आएगा, मान लिया हमने BeCl2 लिया, ये कंपाउंड हमारा बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड का अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको मालूम है, या हम लोग बॉन्ड इसका दिखाते हैं तो बी का यहाँ एक Cl है और एक बी का यहाँ से Cl अपने आप को जोड़े हुए हैं। तो आपको मालूम है बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, एक और एक के साथ अपना बॉन्ड बनाया। अब चूंकि इसमें केवल और केवल दो ही बॉन्ड हैं और लोन पेयर क्या है? नो लोन पेयर। इसमें कोई लोन पेयर आपको नहीं दिख रहा। तो लोन पेयर के ना होने की वजह से ये बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर जाने का प्रयास करेंगे। तो यहां लिखेंगे these bonds will try to go to maximum distance. These bonds will try to go to maximum distance. अब ये बॉन्ड जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पर अपने आप को सेट करने की कोशिश करेगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितने डिग्री के एंगल पर बनेगा? आप जानते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस 180 डिग्री के एंगल पर बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का बनेगा, ये आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा? यहाँ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा और ये बॉन्ड एंगल क्या होगा? ये भी आपको 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल में जिसमें केवल बॉन्ड पेयर ही काम कर रहा है, अलग से कोई फोर्स नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है और मॉलिक्यूल आपका लीनियर होगा। लीनियर जो है एडजेक्टिव फॉर्म है लाइन का। तो लाइन का मतलब आप जानते हैं एक रेखा होती है, इसे हम लोग लाइन कहते हैं, और लीनियर का मतलब रेखा के रूप में। तो ये मॉलिक्यूल आपका लीनियर है। आगे चल करके हम दूसरे मॉलिक्यूल को देखते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं VSEPR थियरी के अंतर्गत। अब दूसरे स्ट्रक्चर को हम लोग ले रहे हैं। जैसे मान लिया आपको इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, या सिंपली आप इसको बोरोन फ्लोराइड भी कह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो यहाँ जो बॉन्ड्स लगे हुए हैं आप देखिए, फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है और यहाँ भी क्या है? फ्लोरीन। अब 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसके पास नो लोन पेयर। सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि बोरोन का वैलेंसी क्या होता है? इनकी वैल्यू 3 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 3 होते हैं, तीनों बॉन्ड के साथ लगे हुए। तो यहाँ जो फोर्स आएगा, कैसा फोर्स काम करेगा? बॉन्ड पेयर फोर्स काम करेगा। बॉन्ड पेयर का फोर्स यहाँ काम करेगा और इसलिए यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होगा। यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड का यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसी स्थिति में जो स्ट्रक्चर बन के आती है उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल। स्ट्रक्चर जो यहां बनता है डेट वी कॉल ट्राइगोनल। ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं सामान्य रूप से वो एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल
जिसके बीच में बोरॉन है और यहाँ फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है बोरॉन से। यहाँ जो एंगल बनता है 120 डिग्री का एंगल ये बनाता है। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ आपका? ट्राइगोनल हुआ। अगर इसमें कुछ और होता तो स्ट्रक्चर इसका बिगड़ सकता था। अगर लोन पेयर होता तो जाहिर ये स्ट्रक्चर बिगड़ जाता, लेकिन लोन पेयर नहीं है, जिसके वजह से स्ट्रक्चर रेगुलर बना है। और बॉन्ड एंगल जो आप यहाँ इस बॉन्ड एंगल को जो देख रहे हैं आप यहाँ 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल अपना ये बना रहा है। बॉन्ड एंगल यहाँ नहीं शो किया सकता, ये थोड़ा गलत पॉइंट था, क्योंकि बॉन्ड यहाँ बन रहा है। तो ये बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री का। अब एक बात जानना है कि ट्रायंगल और ट्राइगोनल में क्या अंतर है, ये हमको समझना है। तो ट्रायंगल, क्योंकि देखने में ट्रायंगल जैसा ही लग रहा है, इसको देखें तो ट्रायंगल जैसा। ट्राइगोनल, इन दोनों में अंतर क्या है? मैथमेटिकली इस बात को हमें जानना है, नहीं तो गलती हो जाएगी परीक्षा में लिखने में। ट्रायंगल जो है वो 2D स्ट्रक्चर है और ट्राइगोनल क्या है? 3D स्ट्रक्चर है, ये अंतर है। तो ट्रायंगल 2D स्ट्रक्चर होता है और ट्राइगोनल 3D स्ट्रक्चर होता है, ये ठीक से हमको याद रखना है। इसके बाद हम लोग तीसरे मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। इस पार्ट में जो भी डिस्कशन में आ रहा है सबका सब क्या है? सारे के सारे रेगुलर स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चौथा मॉलिक्यूल जो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पास वो CH4 है। अब CH4 में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन का? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 होता है। यहाँ जो बॉन्ड बना रहा है कार्बन, ये हाइड्रोजन के साथ, सॉरी, ये हाइड्रोजन के साथ जो अपना बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड क्या है? चारों इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना दिया, तो इसके पास लोन पेयर क्या हुआ? यहाँ लोन पेयर जो है आपका 0 है, कोई लोन पेयर नहीं है। इसलिए इसमें जो फोर्स काम कर रहा है, जो रिपल्सन काम कर रहा है, यूनिफॉर्म रिपल्सन है, यूनिफॉर्म रिपल्सन। अब इस यूनिफॉर्म रिपल्सन जो है वो किसके कारण हो रहा है? तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? बॉन्ड्स आर डिस्प्लेस्ड इक्वली। यहां जो बॉन्ड डिस्प्लेस करेंगे वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो बॉन्ड्स आर डिस्प्लेस्ड इक्वली, बॉन्ड्स इक्वली डिस्प्लेस करेंगे। और जब इक्वली डिस्प्लेस करेंगे तो यहां जो बॉन्ड आपका एंगल बन रहा है, जो मैं जनरली बना के दिखा रहा हूं आपको, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ। आप क्या करते हैं? हम लोग इसको जोड़ते हैं यहाँ से, फिर ये जुड़ता है, यहाँ से ये जुड़ता है, बाहर से इस स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं और फिर यहाँ से इसको, अरे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल बनता है, कहीं से भी आप उठा सकते हैं, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड का एंगल उठाइए तो ये आपको कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। ये ज्यादा और कम नहीं हो सकता। ज्यादा कम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कोई अलग से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, फोर्स एक ही प्रकार का यूनिफॉर्म फोर्स ही इसमें काम कर रहा है, इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। अब आगे हम लोग अगले मॉलिक्यूल्स को देखते हैं जिसमें 5 बॉन्ड पेयर्स काम करते हैं। तो 5 बॉन्ड पेयर्स के साथ जो स्ट्रक्चर हमको मिलती है, जो 5 जो भी इसका नंबर हो, दैट इज नॉट इन माय मेमोरी, सपोजिंगली PCl5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो फास्फोरस में है दैट इज योर 5। ये बॉन्ड कितना बना रहा है फास्फोरस? फास्फोरस मेक्स 5 बॉन्ड्स। तो 5 बॉन्ड बनाने की वजह से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसका लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इज इक्वल टू 0। इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसके वजह से यहां जो फोर्स जनरेट होगा, रिपल्सिव फोर्स जो जनरेट होगा, वो फोर्स क्या है? बॉन्ड पेयर का फोर्स है, इसलिए फोर्स यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म रिपल्सन। अब ये जो यूनिफॉर्म रिपल्सन हो रहा है, इसके वजह से इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड यहां हमको मिलना चाहिए। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड ये मिलता, ये होना चाहिए। और स्ट्रक्चर जो यहां आएगा दैट शुड बी रेगुलर,
वो स्ट्रक्चर आपका रेगुलर होगा। रेगुलर इसलिए होगा कि कोई दूसरे प्रकार का फोर्स यहाँ काम नहीं कर रहा है, एक ही प्रकार का फोर्स है। अब स्ट्रक्चर हम लोग इसके बनाने की कोशिश करें। तो जो स्ट्रक्चर इसका बनता है आप देखेंगे कि ये ट्राइगोनल है, ये बीच में जब फास्फोरस को आप लगाएंगे यहाँ तो यहाँ Cl लगा हुआ है, इस जगह पर Cl लगा हुआ है और इस जगह पर Cl लगा हुआ है। ये जो बॉन्ड आपका इस जगह पर बन रहा है ये 120 डिग्री का बॉन्ड है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है जो ट्राइगोनल का एंगल होता है। तो ये आपका ट्राइगोनल हो गया, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल है। PCl3 PCl5 की हम बात करेंगे तो यहाँ जो है 90 डिग्री के एंगल पर ये बॉन्ड खड़ा होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है और यहां से ये एंगल क्या है आपको, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये बॉन्ड आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के बॉन्ड बन रहे हैं। एक बॉन्ड तो आपका ट्राइगोनल में सेट हो रहा है, तो PCl3 तक ट्राइगोनल सेटिंग है, तो ट्राइगोनल सेटिंग। और यहां क्या, इस बॉन्ड को केमिस्ट्री में कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड कहलाता है, ये एक्सियल बॉन्ड है आपका। जब बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया इसका तो यहां सभी बॉन्ड लेंथ क्या हो गए, छोटे आए और बराबर आए, यहां बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया। तो हम लोग PCl3 तक की अगर ट्राइगोनल बॉन्ड्स आर इक्वल, ट्राइगोनल बॉन्ड्स आर इक्वल, ट्राइगोनल बॉन्ड्स आर इक्वल, ट्राइगोनल के बॉन्ड्स इक्वल थे बट एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, बट एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। अब एक्सियल बॉन्ड जो हैं इसके लंबे हो गए। एक्सियल बॉन्ड इसके लंबे क्यों हो गए, क्योंकि इसके ऊपर में ज्यादा रिपल्सन काम कर रहा है, इसलिए कि सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर रिपल्सन हाई हो गया है। यहां देखते हैं ये Cl है, यहां भी Cl लगा हुआ। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इस सिस्टम में हाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाई इलेक्ट्रॉनिक रीजन, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये रिपल्सन का शिकार होगा और इस इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है उससे दूर जाके अपने आप को सेट करेगा और इसलिए यहाँ एक्सियल बॉन्ड्स बनते हैं। तो एग्जाम में जो सवाल यहां से बनता है, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन आपके सामने कि कमेंट see the question which comes in exams. Comment on the stability of PCl5. Comment on the stability of PCl5 molecule. PCl5 molecule के स्टेबिलिटी पर कमेंट कीजिए, ये एग्जाम में आता है। तो जवाब क्या लिखना होगा, इट इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, is unstable molecule due to the presence of axial bonds, presence of axial bonds के प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। और स्टेबिलिटी का एक रिलेशन है, वो आप देखिए, stability is directly proportional to 1 by bond length। स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड लेंथ से उल्टा रिलेटेड है। बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो यहां जो एक्सियल बॉन्ड है वो क्या है, बड़ा है। एज एक्सियल बॉन्ड इज bigger as axial bond is bigger, molecule is unstable, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है इसका मतलब कि इसको एनर्जी दिया जाए तो टूट जाएगा। तो टूटने वाला बॉन्ड कौन होगा, एक्सियल बॉन्ड क्रैक करेगा। तो when energy is supplied, when PCl5 is heated, its axial bond breaks, इसका एक्सियल बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा। तो यहां PCl5 को अगर आप गर्म करते हो
तो क्या होगा, PCl3 बन जाएगा और Cl2 बाहर निकल जाएगा। ये स्टेबल क्यों है? इसके स्टेबल होने का कारण ये है कि ये आपका ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल। और ट्राइगोनल क्या है? एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, रेगुलर स्ट्रक्चर, रेगुलर स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार से ये बॉन्ड्स बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी किस रूप में प्रभावित होते रहती है, स्ट्रक्चर्स कैसे आते हैं। अब आगे चल करके हम लोग स्ट्रक्चर में अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज आर। अब अगले मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेगा और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ के 6 हो जाएगा। तो 6 बॉन्ड पेयर का मॉलिक्यूल देखते हैं, 6 बॉन्ड पेयर मॉलिक्यूल, 6 बॉन्ड पेयर मॉलिक्यूल। अब 6 बॉन्ड पेयर का मॉलिक्यूल हम लेते हैं SF6। ये आपको मालूम है कि सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और सल्फर में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये बॉन्ड कितना बना रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है। तो यहां जो है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड अप इन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड अप इन बॉन्ड मेकिंग, इन बॉन्ड्स विथ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड में सारे इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके पास लोन पेयर क्या होगा? तो नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर का कोई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं है। तो जो फोर्स है इसके पास, रिपल्सन है, वो किस प्रकार का है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन है आपको, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड होगा, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड होगा। अब यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड के कारण ये स्ट्रक्चर क्या देगा? तो स्ट्रक्चर ये आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को देखा, यहाँ फ्लोरीन है, सभी जगह पर फ्लोरीन मिलेगा आपको, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और बीच में आपको सल्फर है, ये सल्फर, यहां से सारे बॉन्ड्स आपको सेट किए गए हैं, ये बॉन्ड है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा कि किस तरह से इसमें स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। अब हम लोग इस रेगुलर स्ट्रक्चर को सम अप करते हैं कि सम अप करने पर हमको स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है। एक लिस्ट बनाते हैं कि अगर मॉलिक्यूल किस तरह का हो तो कैसा स्ट्रक्चर देगा। यहां नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स लिखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। यहां याद रखिएगा एक बार, नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। अगर ये कंडीशन लागू होती है तो अपनी बात हम लोग सामने की ओर ले जा रहे हैं। क्या मिलेगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, पहला 2, स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका? लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3, स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? ट्राइगोनल। अगर हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बॉन्ड्स 4 करते हैं, स्ट्रक्चर क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। तो यहां हमको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। चौथा नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर 5 करते हैं तो क्या मिलेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये स्ट्रक्चर मिलता है। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम लोग 6 करते हैं तो यहां स्ट्रक्चर क्या आएगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये लिस्ट हमें याद होना चाहिए, ये लिस्ट याद है तो हम एग्जाम में क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं, हमारी समझदारी अच्छी हो सकती है इस मॉलिक्यूल को लेकर। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर 2 हो, लीनियर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल जो हमने डिस्कस किया उसको याद कर लेने लायक है। बेरिलियम क्लोराइड यहां मिलेगा, यहाँ BF3 को हमने डिस्कस किया, यहाँ CH4 को डिस्कस किया, और इस जगह पर PCl5 को हमने डिस्कस किया है, और यहाँ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में SF6 को डिस्कस किया है। तो ये VSPER थियरी के अंतर्गत
जो बॉन्ड्स बनते हैं और जिनका स्ट्रक्चर जो बनता है वो कैसे बनता है, इसको हमने देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म फोर्स के अंतर्गत होता है तो स्ट्रक्चर रेगुलर मिलेगा। अगर फोर्स अपने आप को बदलता है, टू टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, थ्री टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इररेगुलर होगा। और इररेगुलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।